नमस्कार प्रिय साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय साथियों, आज फिर नया वीडियो और नई जानकारी लेकर हम हाजिर भी हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि थ्वर क्या चीज़ होती है और थ्वर से क्या स्वर्ण निर्माण हो सकता है। प्रिय साथियों, थ्वर विभिन्न प्रकार की होती है। इसे आप जड़ी बूटी भी कह सकते हैं। थ्वर पहाड़ों में अक्सर मिलती है। कई लोग अपने घरों में थ्वर का पौधा लगाते हैं। दोस्तों, विभिन्न प्रकार की थ्वर आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन सबसे कारगर और सबसे बेस्ट जो कीमिया में काम करे ऐसी थ्वर कौन सी होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। और क्या थ्वर से स्वर्ण निर्माण किया जा सकता है, इसकी विधि भी हम आपको बताएंगे। साथियों, ये एक बहुत ही प्राचीन विधि है और इस विधि से हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग कामयाब हुए हैं। आज के समय में नहीं, पहले के समय की मैं बात आपको बता रहा हूँ। इस जमाने में तो किसी का पता ही नहीं है कि कौन कामयाब है और कौन कामयाब नहीं है। लेकिन पौराणिक समय में प्राचीन ग्रंथों में ऐसा देखने को मिलता है कि थ्वर के माध्यम से बहुत से लोग कामयाब हुए थे। उन्होंने थ्वर की सहायता से बहुत सारा स्वर्ण व रजत का निर्माण किया। तो प्रिय साथियों, आज जो विधि हम आपको बताने जा रहे हैं, ये विधि एक बुजुर्ग संत के द्वारा हमें मिली है और इस पर हमने रिसर्च भी किया, काम भी किया, हमें कामयाबी भी मिली। प्रिय साथियों, वो संत बहुत ही कारगर थे, बहुत ही चमत्कारी थे। लोग उन्हें बाबा रामदास के नाम से जानते थे। बाबा रामदास एक काले घोड़े पर सवार होकर के चला करते थे। उनसे जब हमारी पहली मुलाकात हुई तो पहली मुलाकात में उन्होंने हमें धुतकार दिया, फटकार दिया। लेकिन जब धीरे धीरे हम उनके पास जाने लगे और वो हमें पहचानने लगे, हमारा स्वभाव और हमारी आदतें को उन्होंने पहचाना, उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अपना भेद खोला और शुरू में उन्होंने थ्वर की सहायता से रजत निर्माण का एक प्रयोग हमें दिया और कहा कि आप इस पे काम करें। प्रिय दोस्तों, इसके बाद हमने बाबा की बताई हुई जानकारी पर हमने रिसर्च किया, काम किया। तो थ्वर की सहायता से हमने रजत का निर्माण किया और रजत बनाकर बाबा के पास पहुंचे। उन्होंने हमारी बनाई हुई रजत को देखकर हमें शाबाशी दी और हमारे कंधों को फटकारा और कहा कि आप अब जरूर कामयाब हो जाएंगे। प्रिय साथियों, इसी के साथ उन्होंने हमें बहुत सारे बंधनों में बांध दिया, बहुत सारे ऐसे वचन हमसे लिए और फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना संपूर्ण भेद हमारे सामने खोल कर रख दिया। प्रिय साथियों, इसके बाद बाबा ने हमें स्वर्ण निर्माण विधि के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि थ्वर एक ऐसा पौधा है, इसके माध्यम से व्यक्ति अपना भाग्य लिख सकता है, व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बदल सकता है। थ्वर का पौधा ये 3-4 प्रकार का होता है। अब इसमें कारगर कौन सा है, सबसे पहले इसी बारे में हम बात करेंगे। प्रिय साथियों, बाबा ने एक दोहा भी हमें बताया था, वो कुछ इस प्रकार है। उन्होंने कहा कि जिसके पास हो त्रिधारा वो क्यों फिरे मारा मारा। प्रिय दर्शक मित्रों, त्रिधारा थ्वर एक ऐसी थ्वर है जिससे व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं लिख सकता है। बाबा के कहने के मुताबिक कि जिसके पास हो त्रिधारा वो क्यों फिरे मारा मारा, ये बिल्कुल सत्य है। प्रिय साथियों, जिस व्यक्ति के पास यदि त्रिधारा थ्वर है, अपने घर में उसने लगा रखी है या फिर उनकी नजरों में कहीं पर ऐसा त्रिधारा थ्वर का पौधा है, तो दोस्तों उस व्यक्ति को इस संसार में भटकने की जरूरत नहीं है। प्रिय साथियों,
अब हम आपको बताते हैं कि त्रिधारा थ्वर कितनी प्रकार की होती है और सबसे कारगर त्रिधारा थ्वर कौन सी होती है। साथियों, त्रिधारा थ्वर कई प्रकार की होती है और थ्वर भी बहुत प्रकार की होती है। एक होती है थापा थ्वर, वो किसी काम की नहीं होती, लोग अक्सर गमलों में अपने घरों में लगाते हैं, लेकिन वो किसी काम की नहीं है। दूसरी होती है डंडा थ्वर। साथियों, डंडा थ्वर भी आपको पहाड़ों में बहुत सारी देखने को मिलेगी, लेकिन ये भी किसी काम की नहीं है। किसान लोग डंडा थ्वर को अपने खेतों की मेड़ पर लगाते हैं, लेकिन वो किसी काम की नहीं होती। साथियों, तीसरी होती है त्रिधारा थ्वर। अब ये त्रिधारा थ्वर भी कई प्रकार की पाई जाती है। एक वो होती है जिसमें पानी निकलता है, उसको तोड़ते हैं तो पानी निकलेगा, यदि उसका जूस निकालें तो भी पानी निकलेगा। प्रिय साथियों, इस थ्वर के अंदर 3 धार भी होती हैं, 4 धार भी आपको देखने को मिल जाएंगी, लेकिन ये किसी काम की नहीं होती है। प्रिय दर्शक मित्रों, अगली थ्वर आती है जिसे हरजड़ी के नाम से कहा जाता है, हड़जोड़ भी कहते हैं। ये थ्वर फ्रैक्चर हो जाने पर व्यक्ति को दूध के साथ दी जाती है। इससे फ्रैक्चर वाला हड्डी का जो पार्ट है वो बहुत जल्द जुड़ जाता है। ऐसा कहा जाता है टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में ये बहुत कारगर होती है, इसलिए इसका नाम हड़जोड़ रखा गया है। ये भी एक थ्वर का पौधा होता है। प्रिय साथियों, अब आती है सबसे कारगर और व्यक्ति का भाग्य बदलने वाली थ्वर। प्रिय साथियों, इस थ्वर के अंदर आपको 3 ही धार देखने को मिलेंगी। हर डाली पर, हर टहनी पर इसमें 3 धार आपको देखने को मिलेंगी, इसलिए इस थ्वर को 3 धार थ्वर कहा जाता है, यानी कि त्रिधारा थ्वर कहा जाता है। इस थ्वर के अंदर दूध निकलता है, जहां से भी आप तोड़ेंगे तो दूध निकलेगा। जिस तरीके से आक के पौधे में दूध निकलता है, ठीक उसी प्रकार जहां से भी आप इस थ्वर को तोड़ेंगे तो इसमें दूध निकलेगा। प्रिय साथियों, यही वो थ्वर है जो इंसान का भाग्य बदल देती है। यही वो त्रिधारा थ्वर है जो इंसान का नसीब बदल देती है। प्रिय दर्शक मित्रों, अब सबसे पहले इस त्रिधारा थ्वर से हम आपको रजत निर्माण बताएंगे। इस त्रिधारा थ्वर के माध्यम से आप किस प्रकार रजत का निर्माण कर सकते हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, इससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए मेहमान बनकर के आए हैं, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें और अच्छे कमेंट करें। वीडियो को आगे शेयर किया करें। प्रिय साथियों, हमारे इस प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान चैनल का मतलब है कि हमारे प्राचीन भारत का, हमारे ऋषि मुनियों का ये विलुप्त हो रहा ज्ञान आम जन कल्याण हेतु आम लोगों तक पहुंचाना। प्रिय साथियों, हमारे इस चैनल में दी गई हर जानकारी या तो पुराने शास्त्र या पुराने ऋषि मुनियों से प्रमाणित होती है, इसलिए हमारी दी गई जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है। आप हमारी बताई हुई जानकारी पर निसंकोच होकर कार्य कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप सही तरीके से यदि कार्य करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। प्रिय साथियों, यदि हमारी दी हुई जानकारी से किसी एक व्यक्ति का भी भला होता है तो प्रिय साथियों, हमारा ये कार्य करने का मकसद पूरा हो जाता है और हम अपने आप को धन्य समझते हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, अब आपको वो विधि बताते हैं जिसके माध्यम से आप रजत का निर्माण कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहले इस त्रिधार थ्वर का दूध आपको हासिल करना होगा। प्रिय दर्शक मित्रों, त्रिधार थ्वर का दूध तकरीबन आपको 500 ग्राम हासिल करना होगा। प्रिय साथियों,
अब इसके बाद आपको लेनी है पतरा कली, जिसे ईंट कली भी कहते हैं। पतरा कली, टिन कली, ईंट कली, कई नामों से इसे जाना जाता है। साथियों, पतरा कली वो होती है जिसके छोटे छोटे पतरे होते हैं, और ईंट कली वो होती है जिसकी बट्टी होती है, यानी कि सिल्ली आती है। दोस्तों, इनमें से किसी को भी आप ले सकते हैं, दोनों ही शुद्ध होती हैं। प्रिय साथियों, तीसरी चीज आपको लेनी है पारा। पारद को आप सभी जानते होंगे। प्रिय साथियों, अब आपको पारद लेना होगा। पारद को आप सभी जानते होंगे कि पारद शुद्ध और मुसफ़ा होना चाहिए। पारद में किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। निर्दोष पारद आपको लेना होगा। प्रिय साथियों, अब इसके बाद एक जड़ी बूटी और आपको लेनी होगी, जिसे मूसा करनी कहा जाता है। मूसा करनी एक बेलनुमा जड़ी होती है। ये आपको बड़ी आराम से कहीं पर भी मिल जाएगी। दोस्तों, मूसा करनी के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि मूसा करनी फली घनी, पात पात फल होई, पातन से पारा मरे और मूल से कंचन होई। एक बार फिर सुनिए कि मूसा करनी फली घनी, पात पात फल होई, पातन से पारा मरे और मूल से कंचन होए। दोस्तों, ये मूसा करनी जड़ी बूटी भी बहुत कारगर है। ये भी व्यक्ति का भाग्य बदल सकती है, नसीब बदल सकती है। प्रिय साथियों, अब आपको मूसा करनी लेनी है और मूसा करनी के पत्तों के रस के साथ पारे की आपको गुठाई करनी है। प्रिय साथियों, जब मूसा करनी के पत्तों के साथ आप पारे की गुठाई करेंगे तो कुछ ही देर के अंदर आपका पारा उस रस में गायब हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। फिर भी प्रिय दर्शक को आपको लगातार 7 से 8 घंटे मूसा करनी के रस के अंदर कंटिन्यू लगातार गुठाई करनी होगी। इसके बाद उस पूरे रस को आप निकाल लीजिए और किसी ऐसी कुठाली में रखिए। कुठाली दोस्तों ऐसी होनी चाहिए जो धातु की ना हो। किसी प्रकार का धातु इसके संपर्क में नहीं आना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखें, क्योंकि पारद किसी भी धातु को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। इसलिए जब मूसा करनी के रस में पारद को घोटेंगे तब भी किसी प्रकार की धातु का स्पर्श नहीं होना चाहिए, और जब कुठाली में डालें तब भी किसी प्रकार की धातु इसके साथ टच नहीं होनी चाहिए। प्रिय साथियों, अब इस पारद को और मूसा करनी के रस को किसी ऐसे पात्र में डालिए जो किसी धातु का बना हुआ ना हो। प्रिय साथियों, अब इसको मंद मंद आंच पर आपको पकाना होगा। प्रिय दर्शक मित्रों, जब धीमी आंच पर, मंद आंच पर आप इसे पकाएंगे तो देखेंगे कि कुछ समय के बाद आपका जो मूसा करने का रस है ये खत्म हो जाएगा, उड़ जाएगा और नीचे मलबानुमा गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा। इसके बाद अब इसके अंदर आपको तिरदार थ्वर का रस डालना होगा। थोड़ा थोड़ा करके तिरदार थ्वर का रस इसमें डालना होगा, या यूं कहें कि तिरदार थ्वर के रस के चोये देने होंगे। प्रिय साथियों, जब आप ऐसा करेंगे तो आपका पारद पहले मक्खन नुमा होगा। जिस तरीके से मक्खन होता है उस तरीके से गाढ़ा हो जाएगा, और फिर जैसे जैसे आप तिरदार थ्वर के चोये इसके अंदर देते जाएंगे तो आपका पारद धीरे धीरे मृत अवस्था में पहुंच जाएगा। पहले मूर्छन होगा और उसके बाद मृत अवस्था में पहुंच जाएगा, जिसे आप भस्मी भी कह सकते हैं। ये वाइट कलर की होगी, इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होगा। पारद की ये भस्म एकदम वाइट कलर में बैठेगी। दोस्तों, इसमें विशेष बात यह है कि यदि आपका पारद मुसफ़्फ़ा है, साफ सुथरा है, तो ही आपकी ये भस्मी सफ़ेद कलर में नीचे बैठेगी, अन्यथा ये काली हो जाएगी। और दोस्तों, ध्यान रखें कि पारद की भस्म काली नहीं होनी चाहिए, ये वाइट होनी चाहिए, सफ़ेद होनी चाहिए, तभी जाकर के ये आपको आगे काम करेगी। प्रिय साथियों, अब जैसे आपकी ये भस्म बन जाए तो इस भस्म को निकालकर किसी कांच की शीशी में भर के आप रख सकते हैं।
अब इसके पश्चात आता है ईंट कली का प्रयोग। प्रिय साथियों, सबसे पहले कली ईंट कली पत्रा कली को आपको शुद्ध करना होगा, क्योंकि इसमें भी अशुद्धियां होती हैं। तो प्रिय दर्शक मित्रों, टिन कली पत्रा कली ईंट कली को शुद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको इसको पिघलाना होगा। किसी कुठाली में डालकर आप पिघला लीजिए, भट्टी में रख दीजिए, तो ये बड़े आराम से पिघल जाएगी। या फिर आप बर्नर की सहायता से भी इसको पिघला सकते हैं। दोस्तों, पिघलने के बाद बिजोरा नींबू जो होता है उसके रस में इसके आपको बुझाव देने होंगे। दोस्तों, विशेष ध्यान रखें कि जब आप कली के बुझावे देंगे तो कली एकदम बड़बड़ाकर बाहर निकलने की कोशिश करेगी। इससे सावधान रहें, जले नहीं, सावधानी से ये कार्य करें। दोस्तों, बिजोरा नींबू का जो रस है वो ठंडा होगा और कली आपकी गर्म होगी, पिघली हुई होगी। इसलिए जब आप नींबू के रस में टिन कली पत्रा कली को डालेंगे तो दोस्तों ये भड़बड़ाकर पटाखे की तरह आवाज करेगी और बाहर निकलेगी। लेकिन सावधानी पूर्वक ये कार्य आपको करना है। दोस्तों, कली के 7 बुझावे आपको बिजोर नींबू के रस के अंदर देने होंगे। इसके बाद आपकी ये कली बिल्कुल चमकदार और शुद्ध हो जाएगी, दोष रहित हो जाएगी। प्रिय साथियों, लेकिन अभी भी आपकी इस कली के अंदर कुछ ऐसे दोष हैं जिससे आप इसको चांदी नहीं कह सकते, सिल्वर नहीं कह सकते, रजत नहीं कह सकते। अब इसको रजत कहने के लिए आगे का काम आपको अब करना होगा। प्रिय साथियों, अब इसके बाद आगे का काम यह है कि थोड़ी आपको संख्या लेनी होगी। दोस्तों, संख्या तो आप सभी जानते होंगे, ये एक उपधातु होता है जिसे आर्सेनिक भी कहा जाता है। दोस्तों, व्हाइट संख्या आपको लेनी है। इस संख्या के ऊपर त्रिदार्थोर के दूध का लेप चढ़ाना है। 7 लेप आपको चढ़ाने हैं। जब पहला लेप इस पर सूख जाए तो फिर दूसरा लेप चढ़ाएं, और जब दूसरा लेप सूख जाए तो तीसरा लेप चढ़ाएं। इस तरीके से संख्या की डली पर 7 लेप त्रिदार्थवर के दूध के चढ़ाने होंगे। प्रिय दोस्तों, अब इसके बाद इस पर अच्छी कपड़ मिट्टी करें। दोस्तों, कपड़ मिट्टी ऐसी मजबूत होनी चाहिए कि जब आप इसको आग देंगे तो वो आग संख्या तक ना पहुंचे। प्रिय साथियों, इस तरीके से अच्छी तरह से कपड़ी मिट्टी करके आप इसको आग दे दीजिए। प्रिय साथियों, इसके बाद ठंडा होने पर आप संख्या को निकालेंगे तो आपकी संख्या एकदम कायम होगी। ये जलेगी नहीं, धुआं नहीं देगी और मेटल की तरह पिघलेगी। प्रिय साथियों, अब इस संख्या को लेना है और फिर से आपको पत्रा कली यानी टिन कली को पिघलानी होगी और इस संख्या की चुटकी आपको देनी होगी। दोस्तों, अब इसकी मात्रा आप सुन लीजिए, कितनी टिन कली में कितनी आपको संख्या देनी है। प्रिय साथियों, 100 ग्राम टिन कली के अंदर 2 रत्ती आपको ये संख्या डालनी होगी। 50 ग्राम में 1 रत्ती डालनी होगी। प्रिय दर्शक मित्रों, ऐसा करने के बाद अब ये टिन कली आपकी पत्रा कली आपकी जो है रजत के घर में पहुंच चुकी होगी। प्रिय दोस्तों, इसके बाद आपको जो पारे की भस्म आपने बनाई है वो भस्म की मात्रा भी डालनी होगी। प्रिय दर्शकों, 100 ग्राम टिन कली पिघलाने के बाद 4 से 5 रत्ती आपको पारे की भस्म डालनी होगी, तो वो रजत बन जाएगी, चांदी बन जाएगी। और यदि आप 50 ग्राम रजत पिघलाते हैं तो उसके अंदर 2.5 से 3 ग्राम आपको ये पारद भस्म डालनी होगी। तब जाकर के आपकी कली रजत के घर में जाएगी, रजत बनेगी। प्रिय दर्शकों, इसके बाद आप टिन कली को अच्छा चक्कर दे, अच्छी तरह पिघलाएं।
उसके बाद आप इसको किसी भी सांचे में डाल सकते हैं। उसके बाद आप नाइट्रिक एसिड लेकर इसे चेक कर सकते हैं। ये दूध भी देगी और जो रजत का टेम्परेचर है, चांदी का टेम्परेचर है, उसी टेम्परेचर पर ये पिघलेगी भी। वही गुण धर्म होंगे जो रजत के होते हैं, शुद्ध रजत के होते हैं, यानी कि 99% जो रजत होती है उसके जो गुण धर्म होते हैं सारे इसके अंदर मौजूद होंगे। और इसे आप किसी भी कंप्यूटर बाबा के पास ले जाएं, दुनिया में ऐसा कोई कंप्यूटर बाबा नहीं है जो इसे फेल कर दे। कंप्यूटर बाबा भी इसे 99% रजत बताएगा और एकदम शुद्ध बताएगा। तो दोस्तों, इसके बाद आप इसे आराम से बाजार कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने घर वालों के लिए इसके जेवरात भी आप बना सकते हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, ये थी त्रिधारा थ्वर से रजत निर्माण विधि, यानी कि चांदी बनाने की विधि। प्रिय साथियों, आशा करते हैं कि आज की इस वीडियो से आप जरूर लाभ उठाएंगे और हमारी बताई गई जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। दोस्तों, तभी तो कहते हैं कि जिसके पास हो तीरधारा वो क्यों फिरे मारा मारा। प्रिय साथियों, तीरधार के गुणों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। आगामी वीडियो में हम आपको बताएंगे तीरधार थ्वर के माध्यम से स्वर्ण निर्माण विधि, वो भी एकदम सरल और बिल्कुल सटीक। तो साथियों, आशा करते हैं कि आज की इस वीडियो से आप जरूर लाभ उठाएंगे और जरूरतमंद लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। प्रिय दर्शक मित्रों, यदि फिर भी आपका कोई ऐसा सवाल रहता है जो आपके समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम समय मिलने पर आपके कमेंट का जरूर उत्तर देंगे। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आगामी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय मां भगवती पार्वती, जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु।